नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराने वाला हूं और चैप्टर होने वाला है सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्यूशन के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 2.1 एंड 2.2। पहले 2.1 की बात करते हैं। तो यहां पर आपको बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना है और यहां पर दोनों का वेट दे रखा है। 20 ग्राम बेंजीन है और यहां पर 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो बच्चों, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, जो हम एग्जाम में पास होते हैं, वैसे यहां पर परसेंटेज निकालना है। किसी कंपोनेंट का मास कितना है बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का कितना है इनटू 100। तो देखिए बच्चों, आंसर नंबर 2.1। तो पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इनटू 100। अच्छा, बेंजीन का मास कितना दे रखा है, 22 ग्राम। तो ऊपर हम लिखेंगे 22 ग्राम इनटू 100 बाई, और सॉल्यूशन का वेट कितना है देख लेते। तो जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, 22 प्लस 122। तो दोनों का वेट सॉल्यूशन का वेट के बराबर हो जाएगा 144 ग्राम। तो बाई 144 ग्राम। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आ जाएगा 15.28%। और उसी तरह हम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। फॉर्मूला सेम हो जाएगा, है ना, बेंजीन की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है 122 इंटू 100 बाई 144। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 84.27, 84.72। तो दोनों का हमने मास परसेंटेज काउंट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन, आंसर 2.2। क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं, एक है बेंजीन यानी C6H6। तो बेंजीन को मैं कंपोनेंट A मान लेता हूं और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको मैं कंपोनेंट B मान लेता हूं। तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है X1 इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट A बाई टोटल मोल, और उसी तरह XB हो जाएगा मोल ऑफ कंपोनेंट B बाई टोटल मोल, यानी Na प्लस NB। तो आपको केवल बेंजीन के मोल फ्रैक्शन का पता करना है, लेकिन आपको दोनों के मोल चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेंजीन के कितने मोल हैं। तो बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर बेंजीन का वेट है 30 ग्राम, क्योंकि 30% है ना। तो 30% मतलब वेट कितना हो जाएगा, 30 ग्राम बाई बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 0.385। अच्छा, उसके बाद हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल पता करने हैं, तो W/m। तो यहां पर बच्चों जो सॉल्यूशन का वेट है, सॉल्यूशन का जो वेट है वो है 100 ग्राम, और जो बेंजीन का वेट है वो है 30 ग्राम। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट आ जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ग्राम। तो 70 ग्राम इसका वेट है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 154। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.455। तो दोनों के मोल हमें मालूम चल गए हैं। तो अब देखो, फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दो, 0.385 बाई 0.385 प्लस 0.455। तो बच्चों ये पूरा निकल के आ जाता है, यहाँ नीचे मैं इसको लिख देता हूं 0.485। तो ये हमारे पास बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो 1 माइनस 0.485 कर लीजिए, आराम से उसका मोल फ्रैक्शन मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.3, यहां पर आपको मोलैरिटी मालूम करनी है। तो ए ऑप्शन है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर सोल्यूशन, और दूसरा है 30 ml 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 50 ml।
तो पहले हम बात करते हैं ए ऑप्शन की। तो हमें कोबाल्ट नाइट्रेट की मोलरिटी मालूम करनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में तो दे रखा है 4.3 लीटर, हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल मालूम कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना वेट है बाय कितना मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो वेट दे रखा है 30 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट भी एक्चुअल में यहाँ पर दे रखा होता है। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोबाल्ट का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना कितना हो रहा है। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 310.7। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.0966। क्लियर। तो अब वैल्यू रख दीजिए सीधे फॉर्मूला में। तो नंबर मोल है 0.0966 बाई 4.3। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 0.022 मोलर। तो ये पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो यहां पर पूछा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो सीधा सा कंसेप्ट है, हमें ये मालूम करना है कि 30 ml सॉल्यूशन में H2SO4 के कितने मोल होते हैं। तो हमारे पास कंसेप्ट है 1000 ml ऑफ H2SO4 कंटेन 0.5 मोल। तो 30 ml of H2SO4 contain 0.5 into 30 by 1000। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 0.015। तो इतने मोल 30 ml में है और हमारे पास सोल्यूशन कितना है 500 ml। तो लीटर में कितना हो जाएगा। तो अब मोलरिटी आराम से मालूम चल सकती है। तो नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का 0.015 और वॉल्यूम है 0.5। तो ये आ जाता है 0.03 मोलर। क्वेश्चन नंबर 2.4 कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास हमें कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मोलैलिटी दे रखी है और इतना हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो कितना यूरिया की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिया का वेट कितना है। तो वेट ऑफ यूरिया इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलैलिटी है 0.25 मोल, इतने मोल है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों 15 ग्राम आ रहा है। तो जो यूरिया का 0.25 मोलल का वेट है वो आ रहा है 15 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 ग्राम यूरिया है इट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये तो हुआ। तो अब अगर हमें सॉल्यूशन का वेट मालूम करना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन तो इक्वल टू 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट का वेट है और 15 ग्राम यूरिया का वेट है। तो ये हो जाएगा बच्चों इतना 1015 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है। तो इसको अगर मैं केजी में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1.015 केजी। तो अब ये केजी आ गया। तो अब हमारे पास देखो क्या कंसेप्ट बना, 1.015 केजी सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो हमारे पास 2.5 केजी में कितना होगा, इक्वल टू 15 बाई 1.015 इंटू 2.5। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 37 ग्राम। तो इतना हमें यूरिया की जरूरत पड़ेगी इस सॉल्यूशन को बनाने के। क्वेश्चन नंबर 2.5, यहां पर आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों काउंट करने हैं। किसके लिए, केआई के लिए। और आपको डेंसिटी दे रखी है 1.202 और केआई का मास दे रखा है 20% मास बाई मास। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केआई बाई
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और मोलरिटी के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई, सेम हो जाएगा। बस यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और मोल फ्रैक्शन अगर मैं इसको x दूं तो x इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये मतलब के आई सोल्यूशन है। तो बच्चों सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वेट कितना दे रखा है, ये देखो 20% से आपको वेट मालूम चलेगा। तो 20% मतलब 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 20% का मतलब हुआ 20 ग्राम ऑफ के आई इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और के आई का जो मोलर मास होता है 166 होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा 0.120 मोल। तो ये हमें के आई के मोल मालूम चल गए। तो दोनों जगह हम के आई के मोल लिखेंगे। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यहाँ पर जो है ये सोल्यूशन का मास है। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आएगा, 100 माइनस 20, क्योंकि 20 किया है 80 ग्राम आ जाएगा, और 80 ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.08 केजी इतना हो जाएगा। तो अब आराम से मोलैलिटी निकल सकती है। देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चों, 0.120, और सॉल्वेंट का वेट कितना है केजी में, 0.08। तो ये निकल के आ जाएगा 1.5 मोलल, ठीक। अच्छा अब देखो मोलैरिटी के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। और आपको डेंसिटी दे रखा है, तो यहां पर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.202 ग्राम। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 83.2 ml। तो ये हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो सीधे आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए। तो मोल कितने थे, 0.120, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में मालूम करना है तो 0.083, ये लीटर में हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1.44 मोलर। अच्छा तो अभी हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो हमें Na तो मालूम है, लेकिन NB क्या है बच्चों, वाटर। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, तो वाटर का जो वेट है वो है 80 ग्राम, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो है 18 ग्राम। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फॉर H2O, तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 4.44। तो अब हो जाएगा देखो 0.120 बाई 0.120 प्लस 4.44 इक्वल टू 0.026। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। तो तीनों चीजें हमने आसानी से मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 2.6, H2S a toxic gas with rotten egg-like smell. It is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molal, it's molal, calculate Henry log constant. तो बच्चों आपने हेनरी लॉग कांस्टेंट से रिलेटेड एक इक्वेशन देखी होगी, जहां पर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो KH हेनरी लॉग कांस्टेंट है, X मोल फ्रैक्शन है, और P पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस है। तो आपको चाहिए KH, तो KH इक्वल टू हो जाएगा P, और यहां पर हम लिखेंगे H2S बाई मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस है वो 1 बार होता है, वो हमें मालूम है क्योंकि STP पर ये कांस्टेंट होता है, और X हमें मालूम करना है यानी मोल फ्रैक्शन। तो पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो X इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB। Na यानी H2S गैस, और NB यानी जो हमारे पास वाटर है, सेकंड कंपोनेंट वाटर है। तो यहां पर हमें H2S की मोलैलिटी दे रखी है, यानी 0.195 m।
इसका मतलब हुआ कि H2S के कितने मोल है, 0.195 मोल्स हैं। तो Na हमें मालूम चल गया। अब हमें Nb निकालना है, Nb यानी वाटर के मोल। तो बच्चों यहां पर जो वाटर के मोल आएंगे वो किस तरह आएंगे, देखो Nb/W/m। तो वाटर का जो वेट है वो कितना है, 1000/18, तो ये आ जाएगा 55.55, क्योंकि यहाँ पर मोलल है। तो बच्चों वाटर का जो वेट होता है वो होता है 1000 ग्राम, यानी 1 kg, क्योंकि मोलालिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। अब हमें मोल फ्रैक्शन मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x इक्वल टू Na कितना दे रखा है, 0.195, और Na प्लस Nb 0.195 प्लस 55.5, तो ये निकल के आता है 0.0035। तो ये हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन। और जो PH2S है उसका STP पर पार्शियल प्रेशर होता है 0.987 बार, लगभग 1 बार के बराबर होता है। तो अब हम हेनरी लॉग कांस्टेंट आराम से मालूम कर सकते हैं। तो PS की वैल्यू कितनी है, 987/0.0035। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 282 बार। तो ये हमारे पास हेनरी लॉग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है 2.7, क्वेश्चन नंबर 2.7। यहां पर पूछा है हेनरी लॉग कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस वैल्यू एट 298 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है CO2 की क्वांटिटी को, जो कि 500 ml सोडा वाटर में डिसॉल्व है और इतने ATM पर प्रेशराइज्ड है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हेनरी लॉग कांस्टेंट दे रखा है, KH की वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, और ऊपर से हमें दे रखा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यानी PCO2 कितना दे रखा, 2.5 ATM, और हमें CO2 की क्वांटिटी मालूम करनी है। तो बच्चों CO2 की क्वांटिटी के लिए आपको CO2 का मोल फ्रैक्शन मालूम करना पड़ेगा, तो उससे हम CO2 के नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। तो हेनरी लॉग कांस्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू हेनरी लॉग कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो अब देखिए हम यहां से CO2 का मोल फ्रैक्शन पहले मालूम करेंगे, XCO2 इक्वल टू PCO2 बाई हेनरी लॉग कांस्टेंट। तो अब देखिए यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 2.5 ATM और हेनरी लॉग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी पास्कल में। तो पहले इस ATM को पास्कल में चेंज कर देंगे। 2.5 इंटू, इसको हमें इंटू करना पड़ेगा 10135, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पास्कल में आ जाएगी, ठीक। तो अब हम लिखेंगे बच्चों 2.5 इंटू 10135, ये दोनों पास्कल हो गया, बाई 1.67 इंटू 10 की पावर 8। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 1.517 इंटू 10 की पावर -3। तो ये CO2 का मोल फ्रैक्शन हमें मालूम चल गया, ठीक। अब मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल में क्या रिलेशन है, तो XCO2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 बाई टोटल मोल Na प्लस Nb। तो बच्चों यहां पर हम CO2 को कंपोनेंट A मान लेते हैं और जो हमारे पास वाटर है उसको कंपोनेंट B मान लेते हैं। तो पहले वाटर के नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे। तो वेट ऑफ वाटर कितना दे रखा है, दे नहीं रखा है, केवल वॉल्यूम दे रखा है बच्चों वाटर का। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो कितना है बच्चों, ये 500 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा 500 यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 18। तो 500/18 आ जाएगा 27.78 मोल। तो ये वाटर के नंबर ऑफ मोल हो गए। अब देखिए बच्चों यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल हैं वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल से कई गुना ज्यादा है। तो यहां पर जो NB है इट इज मच मोर
देन Na। तो हम क्या करेंगे, केवल यहां पर Nb लिखेंगे तो Na/Nb हो जाएगा। अब वैल्यूज को फॉर्मूले में रखें तो XCO2 हो जाएगा 1.517 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू Na कितना है हमारे पास वो निकालना है, बाय Nb कितना आ रखा है 27.78। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Na की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो बच्चों ये आ जाता है 42.14 इंटू 10 की पावर -3 मोल। तो ये हमें CO2 के मोल मालूम चल गए हैं। और जब आपको CO2 के मोल मालूम चल जाते हैं तो CO2 का ग्राम में वेट निकालना आसान हो जाता है। इसको CO2 के मॉलिक्यूलर मास से इंटू करेंगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1.85 ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.8 द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively. Find out the composition of these liquid when they are mixture. If total vapor pressure is 600 mmHg, or also find the composition of these liquid in vapor phase. तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में दोनों की कंपोजिशन हमें मालूम करनी है। और हमें दे क्या रखा देखो, तो PA0 प्योर लिक्विड का प्रेशर है 450 और PB0 इक्वल टू है 700 और टोटल प्रेशर दे रखा PT इक्वल टू है 600। अब राउल्ट लॉ को अप्लाई कीजिए तो राउल्ट लॉ है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू देयर मोल फ्रैक्शन। तो दूसरे कंपोनेंट के लिए भी सेम हो जाएगा इस तरह से। तो यहां पर PT इक्वल टू होता है PA प्लस PB और जब हम यहां पर दोनों की वैल्यू को इस तरह से रखते हैं तो बच्चों PT इक्वल टू हो जाता है PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 एंड X2। तो ये हमने राउल्ट लॉ से एक इक्वेशन डिराइव कर लिया और ये डायरेक्ट NCERT की बुक में दे भी रखा है। ठीक, तो अब सारी चीजों को हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। तो PT हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों 600 है ना। PA0 कितना है 450 प्लस PB0 कितना है 700 माइनस 450 और X2 हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा आप देखो 600 इक्वल टू 450 प्लस यहां इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 250 X2 है ना। तो अब हम X2 को निकालना चाहेंगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 150/250 तो ये हो जाएगा 0.6। तो हमें सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना का 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। तो ये इसको हम XA मान लेते हैं और इसको हम XB मान लेते हैं। तो XB का मोल फ्रैक्शन ये रहा और XA का मोल फ्रैक्शन ये रहा लिक्विड फेज में। तो अगर मैं इनका पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहूंगा तो PA इक्वल टू PA0 कितना है 450 इंटू XA कितना आ रहा है बच्चों 0.4। तो ये निकल के आ जाता है 180 mmHg और PB निकालना चाहूंगा तो ये आ जाएगा 700 इंटू 0.6। तो बच्चों ये आ जाएगा 420। ठीक है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया है लिक्विड फेज। तो PYA इक्वल टू होता है PA/PT। तो PA हमारे पास कितना है 180 और PT कितना है हमारे पास 600। तो ये निकल के आ जाएगा 0.3। तो दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। तो 0.7 और 0.3 वेपर फेज में कंपोजिशन है, 0.6 एंड 0.4 लिक्विड फेज में कंपोजिशन है और ये दोनों इनके पार्शियल प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 23.8 mmHg. 50 gram of urea is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है वो हमें मालूम करना है। अगर उसमें
50 ग्राम यूरिया डिसॉल्व किया जाता है और वाटर की क्वांटिटी कितनी है बच्चों, 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कंपोनेंट ए। तो कंपोनेंट ए को हम लिखेंगे C1। तो ये है यूरिया, तो यूरिया है बच्चों 50 ग्राम। और कंपोनेंट बी क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर का वेट है 850 ग्राम। दोनों का वेट हमें मालूम चल गया है, यह वो दिया हुआ है। अब हमें मालूम करना है कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला है PS नॉट माइनस PS बाई PS नॉट इक्वल टू X2। X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। अच्छा, सेकंड कंपोनेंट मतलब सल्यूट है ना। चलो, ये हमारे पास सल्यूट है जो कि यूरिया है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो। चलो, तो जो PS है वो वाटर का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है और जो PS है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। क्लियर। और X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया है। अब हमें मालूम करना है कि X2 क्या होता है। तो बच्चों X2 इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 प्लस N2। ये तो होता है, ठीक। तो N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया हम कैसे मालूम करेंगे कि यूरिया का वेट कितना है, N2 इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यूरिया का वेट दे रखा है 50 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 0.83, ठीक। उसी तरह N1 वाटर का वेट कितना दे रखा है, 850 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम। तो ये निकल के आ जाएगा 47.22। दोनों के नंबर ऑफ मोल हमें मालूम चल गए। आप वैल्यू पुटअप कीजिए, 0.83 बाई 0.83 प्लस 47.22। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 0.017। इतना हमें मोल फ्रैक्शन मालूम चल गया। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये PS हमें मालूम करना है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में वो इन्होंने दे रखा है 23.8 माइनस PS बाई 23.8 इक्वल टू 0.017 मोल फ्रैक्शन आ गया। तो बच्चों यहाँ पर PS इक्वल टू आ जाएगा 23.75 mmHg। तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें मालूम चल गया है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम दिख रहा है। तो इतना मतलब इसने वेपर प्रेशर को कम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2.10 यहां पर पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है और हम कितना सुक्रोज ऐड करें 500 ग्राम वाटर में कि वो बॉयल हो जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें सुक्रोज की क्वांटिटी मालूम करनी है। तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। M यानी मोलालिटी है ना। और जो मोलालिटी है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतना जो पोर्शन है वो M को रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी को। तो जो W2 है वो सॉल्यूट का वेट है, M2 है वो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, W1 वो सॉल्वेंट का वेट है इन ग्राम में, और KB क्या है, कांस्टेंट है, और डेल्टा TB डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का। तो पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा TB निकालेंगे। तो डेल्टा TB होता है बच्चों TB नॉट माइनस TB, 100 माइनस 99.63। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 0.37। इतना हमें डेल्टा TB मालूम चल गया। और बच्चों हमें निकालना है W2। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, W2 इक्वल टू डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 बाई KB इंटू 1000। ठीक है। तो अब यहाँ पे डेल्टा TB दे रखा 0.37। M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज ये होता है 342 इंटू W1 सॉल्वेंट का वेट कितना है 500 ग्राम बाई
अब यहाँ पे जो Kb है ना बच्चों, उसकी वैल्यू दी होती है, तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 इंटू 1000। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 121.7 ग्राम। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2.11 बिल्कुल वो 2.10 के जैसा है। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और KF की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हमें मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड मालूम करना है, तो वही इक्वेशन फॉलो कीजिए। आंसर 2.11, तो W2 इक्वल टू डेल्टा TF यहां पर आ जाएगा इंटू M2 इंटू W1 बाई KF इंटू 1000। सेम टू सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, तो सारी चीजें आपको दे रखी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है। तो डेल्टा जो TF है वो है ये 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। M2 यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ विटामिन C, तो विटामिन C का मॉलिक्यूलर मास है 176 इंटू W1 यानी सॉल्वेंट का वेट है, तो वो है 75, तो 75 आ गया। उसके बाद KF की वैल्यू दे रखी है 3.9 इंटू 1000, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 5.77 ग्राम। नेक्स्ट है आंसर नंबर 2.12, और ये ऑलरेडी मैं पहले आपको करा चुका हूं। पूछा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass इतना in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, यानी पाई इक्वल टू N/VRT। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू N का मतलब होता है W/M इंटू 1/V इंटू R इंटू T। अब सारी चीजें आपको मालूम है, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए। तो W यानी वेट ऑफ सल्यूट, वो है 1 ग्राम, बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट वो है 185 और 000 इंटू 1/V। तो V है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर में, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.0.45 इंटू R यहां पर आपको पास्कल में लिखना पड़ेगा। तो ये होता है बच्चों 8.314 इंटू 10 की पावर 3। और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में आ जाएगा 310। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगी, तो बच्चों ये आ जाएगा 30.96 पास्कल।